नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हो वो है जेईई एडवांस 2025 का अल्टीमेट मॉक टेस्ट नंबर 5। ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट हम लोग अपलोड कर चुका हूँ मैं। और ये 5th नंबर मॉक टेस्ट है। हम लोग एक एक मॉक टेस्ट में टोटल 18 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस करते हैं। वो 18 क्वेश्चंस में को मैं डिवाइड करते हुए ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, मल्टीपल एमसीक्यू, फिर मल्टीपल सिलेक्टिव, और लास्ट में एनईटी टाइप का। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हो वो 6 क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ, एमएसक्यू भी 6 क्वेश्चंस और एनईटी भी 6 क्वेश्चंस, ऐसे करके मैं डिवाइड करके डिस्कस करता हूँ। तो मैं इधर मतलब तुम्हारा ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए होगा। तो इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल का मैं तीनों का डिस्कस कर देता हूँ। तो तुम इस टेस्ट को दो तरह के दे सकते हो। तुम एज ए टेस्ट दे सकते हो, मतलब वीडियो को, क्वेश्चंस को देखो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। और खुद से ट्राई करके जो जो क्वेश्चन सही हो रहा है उस हिसाब से मार्किंग कर लो, +4 -1 जो भी करना है कर लो। और या फिर कितना क्वेश्चन सही किया यह भी देख सकते हो। और दूसरे तरह एज ए प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखो, मतलब क्वेश्चंस और मैं जैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ उस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी आप देख सकते हो। कैसे भी करो, बस करते जाओ। ठीक है। तो जी एडवांस 2025 का मॉक टेस्ट नंबर 5 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि चूज द इनकरेक्ट रिलेशन। अब इनकरेक्ट रिलेशन पूछा है। इनकरेक्ट रिलेशन में क्या है तुम्हारा पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन बोला है कि ये वाला है एक इपॉक्साइड रिंग, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक, ये स्टार मतलब होता है आइसोटोप का। ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटोप क्या होता है? 16। तो ऑक्सीजन का आइसोटोप क्या होगा? 18। तो 18 के ऊपर H2O और H प्लस से दिया है। अब थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन है और वाटर दिया है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या पहले क्या करेगा? तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सोर्स है और सामने प्रोटॉन है जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है अच्छा खासा। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन पहले ही जाके एक पॉजिटिव हाइड्रोजन प्रोटॉन को ले लेगा। और ये वाला ऑक्सीजन क्या था? 18 का, मतलब आइसोटोप का। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? वाटर आएगा। अब देखो, ये हमेशा जान लो कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल दो तरह की हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, और एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो कि लोन पेयर से डोनेट करता है। जब भी तुम्हें ये टाइप ऑफ रिएक्शन इपॉक्साइड देखे, 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड, तो 3 मेंबर्ड में क्या होता है कि एक साइड होता है जो कि तुम्हारा क्राउडेड है, और एक तरफ क्या है? अनक्राउडेड है। मतलब मैं 1 और 2 बोलूं, तो हमेशा जब तुम्हारे पास ऐसा आए ना जो कि एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हमेशा ऐसे जगह पे अटैक करो जो कि क्राउडेड हो। तो अगर ऐसे जगह पे अटैक करो जो कि क्राउडेड हो, तो ये इधर से खुल जाएगा। इधर से अगर खुल जाएगा तो ये आएगा में तुम्हारा OH2 प्लस। ये OH2 नॉर्मल 16 वाला आइसोटोप है, और ये आएगा 18 OH हो गया। और इधर से एक खुल के क्या बन जाएगा? एक H प्लस, एक हाइड्रोजन छूट जाएगा, और ये OH में खत्म हो जाएगा। ये ऑक्सीजन 16 वाला है, और ये OH ये 18 वाला है। तो ये तो तुम्हारा रिएक्शन गलत दिया है। तो ये गलत दिया हुआ और इनकरेक्ट तुम्हें पूछा है, तो ये तो सही हो गया। इसके बाद बी वाला पूछा है। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन में बोला है कि OH माइनस, मतलब इसमें अगर मैं बोलूं कि OH माइनस देने के लिए, तो OH माइनस हमेशा सेकंड पोजीशन से अटैक करता है। अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज न्यूक्लियोफाइल कोई चार्ज न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ऐसी जगह से अटैक करो जो कि लेस क्राउडेड हो, जो कि है लेस क्राउडेड, जो कि लेस क्राउडेड है। इधर से अटैक कर दो, और इधर से अगर अटैक कर दे तो क्या होगा? ये बन जाएगा ऐसे। और तुम्हारा इसको OH, ठीक है, OH ये वाली 18 या फिर स्टार लगा दो कुछ भी, और अटैक इधर से हुआ तो इधर OH आ जाएगा। ठीक है। तो इसका भी ये वाला इधर तो स्टार नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बी ऑप्शन भी, अच्छा बी इनकरेक्ट है, तो बी इनकरेक्ट है तो सही ऑप्शन है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं सी ऑप्शन में। अब सी ऑप्शन में दिया है NaBH4। NaBH4 क्या होता है? NaBH4 होता है एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट या फिर पोर रिड्यूसिंग एजेंट। ये पोर रिड्यूसिंग एजेंट किसको नहीं कर सकता? ये एस्टर को नहीं कर सकता है रिड्यूस, एस्टर को नहीं कर सकता है, एसिड को भी नहीं कर सकता है। अगर एस्टर और एसिड को नहीं कर सकता है मगर कीटोन को तो कर देगा। अब देखो, इधर दो, ये एक तो तुम्हारा एस्टर है और एक कीटोन है, तो एस्टर तो रिड्यूस नहीं होगा। मतलब मगर इधर एस्टर को रिड्यूस कर दिया है, तो ये कभी हो सकता था अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट प्रेजेंट था। ठीक है। तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब इनकरेक्ट होगा, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद दिया है कि
ये CONH2 है और इधर कीटोन है, तो ये एमिड को भी तो रिड्यूस नहीं कर सकता, ये एमिड को भी रिड्यूस नहीं कर सकता, मगर अल्कोहल कीटोन को अल्कोहल में बना देता है, कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो सही ऑप्शन है, ये अगर सही ऑप्शन हो गया मतलब ये गलत हो गया। तो इनकरेक्ट रिलेशन कौन कौन होगा, ए बी एंड सी। अच्छा, ये बताना भूल गया था, आज का जो मैं पहला 6 क्वेश्चन करूंगा वो MSQ टाइप का होगा, फिर सेकेंड 6 क्वेश्चन जो होगा 7 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो क्या होगा, वो ना सिंगल न्यूमेरिकल डिजिट टाइप का होगा, और थर्ड जो लास्ट 6 वाला क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा जनरली जैसे होता है कि इनिटी टाइप का ही होता है। ठीक है, तो पहला वाला का आंसर तो आ गया, वो है ए बी एंड सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है था, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिसोल आर। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिसोल पूछा है, तो एनिसोल में क्या है, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग फेनॉल विद CH2N2। अब फेनॉल क्या ऐसा होता है, फेनॉल मतलब ये फिनॉल, अब फिनॉल के सामने दिया है CH2N2। अब CH2N2 को मैं अच्छे से लिखूं ना तो CH2 - N2 प्लस होता है, ठीक है। तो इस ये CH2 - ये क्या होता है, एज ए बेस एक्ट करता है। बेस क्या करेगा, बेस पकड़ता है एसिडिक हाइड्रोजन को, बेस पकड़ेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, और एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, फिनॉल में। फिनॉल, फिर फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन कैसे दिखता है, ये तुम्हारा होता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। इधर से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन लेने के बाद तो ये कन्वर्ट हो गया O- में। अगर ये कन्वर्ट हो गया फिनॉक्साइड आयन में, तो CH2 - जब CH2 - लिया एक हाइड्रोजन को, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो एक हाइड्रोजन लेने के बाद, ये एक हाइड्रोजन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, CH3N2 प्लस में, ठीक है। और इधर सामने सामने फिर से CH3N2 प्लस ही है, ठीक है। तो CH3N2 प्लस क्या करेगा, CH3 पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन एज ए गुड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस की तरह रिमूव हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, OMe में, ठीक है। तो एनिसोल इसमें फिनॉल से तो ये प्रोड्यूस हो गया, तब मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद बोला है इट कैन अंडरगो हेलोजनेशन रिएक्शन बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये हेलोजनेशन रिएक्शन में तो पक्का जाता है। कैसे जाता है, OCH3 जो होता है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन का ऊपर क्या है, ऑक्सीजन प्लस M शो करता है, मतलब ऑक्सीजन यूज एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट किया तो ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। और सामने अगर तुम्हारा हेलोजनेशन हो तो ये पैरा प्रोडक्ट कोई मेनली OMe, ये पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, उसके बाद तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट भी फेवरेबल हो जाता है, ऐसे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद पूछा है कि इट इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड। अब OCH3 को, OCH3 को जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे, OCH3 को ऑक्सीडेशन करके होगा क्या, ऑक्सीडेशन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, मतलब सीधा मुद्दा है ना, इधर तो ऑक्सीडेशन अगर करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो CH3 था वो CH3 पहले HCHO में कन्वर्ट होगा, फिर उसको बाद भी ऑक्सीडाइज करके वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मिक एसिड में। मगर इधर तो कोई कार्बन नहीं है ना, अब बेंजोइक एसिड होने के लिए क्या करना पड़ता है, बेंजोइक एसिड होने के लिए ये फिनॉल के साथ साथ एक COOH भी है ना, मतलब एक टोलुइन को तुम कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक कार्बन तो होना चाहिए इधर, जो डायरेक्टली सेंटर अटैच कार्बन अटैच जो ग्रुप है वही तो OCH3 है ना, तो OCH3 को तो तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते COOH में, तो ये तो कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट में जो है, एक सेकेंड, हाँ, लास्ट में जो है इट कैन बी प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग O- Na विद CH3Br, मतलब इसको O- Na प्लस के सामने जब तुम CH3Br में ट्रीट करोगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अटैक करके CH Br को रिमूव कर देगा, और ये सिंपल SN2 से हो जाएगा, और इधर फेवरेबल भी होगा क्योंकि CH3Br जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन होता है। तो अगर प्राइमरी कार्बन है तो उसका SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से होता है, तो वो एक OMe में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा A B एंड D होगा, ठीक है। तो A B एंड D हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एट 369 केल्विन वो बोथ इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर स्टेबल टू एग्जिस्ट एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये होता है, ये सिंपल फंडा है कि अल्फा और बीटा जो कि है सल्फर का जो दो फॉर्म्स होता है वो स्टेबल होता है, और 369 केल्विन पे ही होता है, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है। तो ये इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलता है,
मतलब ये 369 केल्विन टेम्परेचर को बोलता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। इसके बाद पूछा है कि BiF3 इज प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट, ये तो पक्का गलत है। BiF3 में फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका प्रिडोमिनेंट आयनिक कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बहुत हाई होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला है डाइवोडन कैचेस फायर साइमल्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर, ये गलत मतलब सॉरी, ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका रिएक्शन देख लेना, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो इसका थर्ड का जो करेक्टर स्टेटमेंट होगा, ये होगा A, C एंड D, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि करेक्ट रिलेशन विद द प्रोडक्ट्स आर। अब पहले फर्टिलाइजर है NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक पाउडर दोगे तो ये क्या होगा, ये अमोनिया प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ साथ Na2ZNO2 प्रोड्यूस होता है। उसके बाद NH4Cl है, NH4Cl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, उसको हीट करोगे तो N2O प्लस NaCl, हाँ NaCl प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट, मतलब 1 और 2 तो पक्का सही है। इसके बाद बोला है कि NH4 होल 2 Cr2O7, Cr2O7 को जब तुम हीट करोगे तो ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, उसके साथ 4 वाटर निकलेगा और Cr2O3 निकलेगा, ठीक है। तो क्रोमियम का ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, यूरिया दिया है। यूरिया CONH2 और CONH2, उसके साथ जब तुम NaNO2HCl में ट्रीट करोगे, NaNO2HCl, ये NaNO2HCl का एक्टिव स्पीसीज क्या होता है, एक्टिव स्पीसीज HNO2, और उसके साथ साथ NO प्लस निकलता है, जो अब मतलब ये डायरेक्टली तो डाइजोटाइजेशन जैसे जैसे ये तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का रिएजेंट है ना, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का रिएजेंट है। अब जैसे तुम सोच रहे हो कि ये डाइजोटाइजेशन होगा, ये प्राइमरी अमीन्स का, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि RNH तो तुम लिख देते हो कि ये R N2 + Cl माइनस में हो गया, ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होता। मतलब लास्ट में निकलता क्या है, लास्ट में निकलता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और NaCl निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये अमोनिया तो इधर नहीं होगा। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट मतलब फोर्थ जहां जहां है गलत है, मतलब B और C तो नहीं होगा। तो फर्स्ट ए और डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए और डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस 200 डिग्री सेंटीग्रेड में किस में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हारा अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और डेल एच क्या है, -92 kJ/मोल। तो ये डेल एच जो -92 यार है, ये मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन सोच रहा है, ठीक है। रिएक्शन को ना एक बार अच्छे से देखो, रिएक्शन को देखो इसका, और इसका पहले एंट्रोपी देख लो। एंट्रो जस्ट अ सेकंड। तो तुम्हारा जो कि है, जस्ट अ सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ चल रहा है। तो ये तुम्हारा रिएक्शन को देखो, रिएक्शन का एंट्रोपी क्या है, रिएक्शन का एंट्रोपी तो पहली बात तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में तुम्हारा जो लेफ्ट साइड में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, और राइट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया है, तो एंट्रोपी भी नेगेटिव है। अब एक एक करके इक्विलिब्रियम का बात सोचो, इक्विलिब्रियम का बात सोच के देखो, एक एक ऑप्शंस को मतलब एक एक ऑप्शंस को क्लियर करो। हाँ देखो, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, पहले ऑप्शन में बोला है कि ऑन एडिंग नाइट्रोजन गैस इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जब तुम नाइट्रोजन गैस को इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देखो, देखो ये तो हेबर्स फोर्सेस का ट्रीटमेंट है ना, हेबर्स फोर्सेस का रिएक्शन है। मतलब नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करता है 3 हाइड्रोजन गैस से, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और वो भी फॉर्म होता है 2 NH3 गैसेस, ठीक है। ठीक है, और पता है तुम्हें, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्स प्रोसेस का जो रिएक्शन है, ये पहली बार मतलब इसका जो जितना प्रेशर लगता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, ये प्रेशर नॉर्मली दिया नहीं जा रहा था। तो नॉर्मली जब दिया नहीं जा रहा था, ये पहले रिवर्स प्रोसेस किया गया था, पता है, समुंदर के नीचे किया गया था उतना प्रेशर देने के बाद, ठीक है।
तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के जो अमोनिया बन रहा है, अब देखो सीधे बात है, नाइट्रोजन गैस को तुम ज्यादा दे दोगे। नाइट्रोजन गैस को पहले बोला है एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस को बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम पे दिया है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका रीजन क्या था? नाइट्रोजन गैस का एडिशन ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि तुम्हें पता है रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होना है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से अगर तुम बैकवर्ड साइड में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मतलब इसका के एफ मतलब के एफ बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर शिफ्ट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका रीजन तो ये नहीं होगा, क्योंकि एंट्रोपी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये तो कम ही होगा ना, ये तो कम ही है। इसका एंट्रोपी क्या होगा? नॉर्मल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा? 2 - 4 इजिकल टू -2 होगा। माइनस -2 होगा ना, -2 होगा। अगर इसका -2 हो रहा है तो ये सिंपल फंडा है ना, इसका रीजन तो ये नहीं है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये स्टेटमेंट तो गलत है। इसके बाद बोला है एट टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन बिकम्स फास्टर। अब तुम्हें अच्छे से पता है, जब तुम रिएक्शन काइनेटिक्स को पढ़ते हो या फिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, उसमें क्या बोलता है? जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, हमेशा टेम्परेचर को जब तुम इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? रिएक्शन का काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स या फिर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रेट कांस्टेंट जब बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो इसमें बोला है कि टेम्परेचर घटाने पे रिएक्शन फर्स्ट हो रहा है, ये तो नहीं होगा। इसके बाद पूछा है कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर यील्ड ऑफ एमोनिया, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर यील्ड ऑफ एमोनिया इंक्रीज। अब तुम इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। अब जब तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा? इसका तुम टोटल, अब देखो तुम्हारा जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या है? नाइट्रोजन गैस है और 3 हाइड्रोजन गैस है। अब जब तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इधर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इधर क्या है? ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इधर ज्यादा है तो सिंपल फंडा है, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन किस में शिफ्ट होगा? रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ यील्ड इंक्रीज हो गया। प्रेशर यील्ड ऑफ एमोनिया, ये क्या हो जाएगा? प्रेशर यील्ड ऑफ एमोनिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर यील्ड ऑफ एमोनिया इंक्रीज, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये तो सही स्टेटमेंट है। इसके बाद बोला है कि नो इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब ना देखो, ये नो इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इनर्ट गैस इधर अगर बोला है, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट तभी नहीं होता, इनर्ट गैस हैज नो इफेक्ट when it is done, when it is done at the when it is done, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और इधर तो मतलब वॉल्यूम का कुछ बोला नहीं, तो वॉल्यूम का अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो ये इनर्ट गैस तो ये तो नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ये नो इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कुछ बोला नहीं है तो कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन तो कुछ नहीं दिया है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का कांस्टेंट नहीं दिया है तो इसका इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस जब तुम दोगे तो इसका तो इफेक्ट पक्का आएगा। तो ये डी भी गलत ऑप्शन है, तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, मतलब फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? जस्ट अ सेकंड, हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो इधर तुम्हारा ये भी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक लिनियर मॉलिक्यूल इज 5/2 केटी। अब तुम्हें अच्छे से पता है, कोई एक लिनियर मॉलिक्यूल हो, नॉन लिनियर मॉलिक्यूल हो, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल हो, जब तुम उसके उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तुम्हें पता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3n, टोटल करके 3n होता है। अब n क्या होता है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ये सिंपल फंडा है।
अब देखो, इसमें भी तुम्हें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में अच्छे से पता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में तुम्हारा पहले जो कि आता है, पहले आता है तुम्हारा ट्रांसलेशनल वाला, ट्रांसलेशनल एनर्जी तुम्हारा कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद क्या होता है? इसके इसके बाद तुम्हारा आता है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी का 2 डिवाइड होता है। रोटेशनल एनर्जी अगर मैं लीनियर मॉलिक्यूल का बोल दूं, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना आता है? 2 आता है। और अगर मैं बोलूं कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो, और वाइब्रेशनल के लिए कितना आता है? वाइब्रेशनल के लिए आता है 3n-5। ये किस लिए होता है? लीनियर के लिए होता है। और नॉन नॉन लीनियर के लिए मैं बोलूं, नॉन लीनियर के लिए कितना आता है? 3n-6 आता है। ठीक है, ये समेशन, ये 3 और 3 समेशन करके 3n से माइनस कर दो। ये वाइब्रेशनल के लिए हो गया मेरा, लीनियर और नॉन लीनियर। अब देखो तुम्हारा लीनियर नॉन लीनियर जो भी हो गया। अब तुम्हें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ट्राई एटोमिक। अब अगर तुम्हें बोले कि ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल बोला है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो भी लीनियर वाला बोला है। तो लीनियर वाला अगर बोला है तो उसका रोटेशनल ट्रांसलेशनल एनर्जी तुम्हारा कितना होगा? ट्रांसलेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी तुम्हारा रहेगा 3, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी कितना रहेगा? रोटेशनल एनर्जी भी रहेगा तुम्हारा, लीनियर मॉलिक्यूल बोला है तो 2। तो तुम्हारा वाइब्रेशन, तो अब तुम्हारा अगर तुम्हें बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 kBT होता है। और n इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो 5/2 केवीटी हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल आंसर। ठीक है, 5/2 केवीटी हो गया। 6 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद तुम्हें बोला है, मैं एक ना स्लाइड तुम्हारा ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैक्सवेल बॉक्स बनाना है मुझे। हम्म, ठीक है। अब तुम्हें बोला है कि डेल जी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एस बोला है, तो तुम्हें मैक्सवेल बॉक्स बना लो। मैं ऐसे करता हूँ, सत्रह प्रकाश टायर्ड वेरी मच, एक और अभी उठा ले। ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सवेल बॉक्स है। अब मैक्सवेल बॉक्स में बोला है डेल जी डेल टी बाई डेल पी, डेल जी डेल टी बाई डेल पी इज इक्वल टू माइनस एस। तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा है तो तुम्हें अच्छे से पता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अगर होगा, और ये किसका इक्वल होगा? एंट्रोपी का। ये देखो, दो तरह से कर लो। पहले तुम ना डेल जी का इक्वेशन लिख लो। डेल जी क्या होता है? डेल जी होता है वीडीपी माइनस एस डी टी। वीडीपी माइनस एच डी टी होता है, मतलब जिस तरफ तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा मतलब ये एरो का डायरेक्शन रहेगा, ये एरो का डायरेक्शन रहेगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव। और जिस तरफ नहीं रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब तुम्हें डेल जी को डेल टी से डिवाइड करना है, तो डेल जी को डेल टी से डिवाइड कर दो, मतलब वी डी पी बाई डी टी माइनस एस डी टी बाई डी टी। यही तो है ना। अब डी टी बाई डी टी 1 हो गया। अब इसको कांस्टेंट प्रेशर में दे दो। अगर कांस्टेंट प्रेशर में दे दोगे तो ये डेल जी बाई डेल टी at constant pressure is equal to वॉल्यूम dp by dt at constant pressure माइनस एस। अगर माइनस एस बोला है तो ये dp by dt, अब कांस्टेंट प्रेशर में तुम डिफर कांस्ट ये प्रेशर प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो dp dt कर दो एट, और प्रेशर को ही तुम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भाग रहे हो, तो ये तो जीरो हो गया। ये जीरो हो गया मतलब ये माइनस एंट्रोपी आएगा, मतलब ये माइनस होगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद बोला है कि इन adiabatic free expansion of an ideal gas, temperature of the gas also not change। अब adiabatic free expansion बोला है, क्या बोला है? adiabatic free expansion of a gas। adiabatic free expansion of a gas जब बोला है तो adiabatic free expansion का मतलब क्या होता है? adiabatic बोला है तो adiabatic का हम लोग क्या जानते हैं कि there will be no heat change, there will be नो हीट चेंज। अब हीट चेंज तो कुछ नहीं होगा। अगर हीट चेंज की कुछ नहीं होगा, और हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोल सिखाता है कि तुम्हारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सीधा बात है। अब फ्री एक्सपेंशन हुआ है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अगर कोई दिया है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब तुम्हारा जो पी एक्सटर्नल फोर्स है ये जीरो है। अब तुम्हारा वर्क क्या होता है? वर्क डन होता है माइनस पी डीवी। अब पी इधर प्रेशर ही जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो अगर वर्क डन भी जीरो है, प्रेशर जीरो है, तो तुम्हारा सिंपल फंडा क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, हाँ,
तो तुम्हारा सिंपल फंडा क्या बोल रहा है? सिंपल फंडा बोल रहा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो आया। तो डेल्टा यू तुम्हारा क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवीटीटी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स को तुम मान लो, कुछ भी मान लो, तो तुम्हारा सीधा बात है एनसीवी, ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, मतलब dt इज इक्वल टू जीरो है। dt इज इक्वल टू जीरो है मतलब टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू जीरो है, तो टी टू इज इक्वल टू टी वन। तो तुम्हारा ये क्या कंडीशन आ गया? ये कंडीशन आइसोथर्मल कंडीशन भी आ गया। ठीक है, इसमें आइसोथर्मल कंडीशन भी आ गया। आइसोथर्मल कंडीशन अगर आ गया तो तुम्हारा सिंपल फंडा क्या है? टेम्परेचर ऑफ द गैस को भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद पूछा है कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब जब तुम एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देख रहे हो, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए जो होता है ना, तो तुम्हारा एक तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल होता है? डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस तुम्हारा सराउंडिंग्स का होता है। अब डेल्टा एस सराउंडिंग्स का जब तुम सिस्टम कंसिडर करोगे, तो डेल्टा एस सिस्टम का जो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस से होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस से होता है। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस से होता है तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम तुम्हारा जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये जो सराउंडिंग होता है ना, ये सराउंडिंग तुम्हारा डेल्टा एस सराउंडिंग है, इरिवर्सिबल प्रोसेस से ही जाता है, और ये क्यू बाई टी होता है, और ये पॉजिटिव टर्म में आता है, या फिर नेगेटिव में जो भी आएगा, ये डी तो जीरो तो नहीं होगा पक्का। तो सिक्स का जो होगा, सिक्स का करेक्ट स्टेटमेंट होगा ए बी एंड सी। सिक्स का जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहले जो 6 वाला मल्टीपल सिलेक्टिव वाला क्वेश्चन था वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसके बाद क्या जाएगा? जस्ट अ सेकंड। हाँ, इसके बाद तुम्हारा आएगा सिंगल डिजिट वाला बीएससी और एमएससी वालों के। इसके बाद आएगा तुम्हारा मल्टीपल सिलेक्ट, तुम्हारा सिंगल डिजिट वाला आंसर। तुम्हारा आएगा हाँ, नॉर्मल वाला सिंगल डिजिट वाला आंसर। तो पहले आता है, टू 2 लीटर ऑफ ए बटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड ऑफ ए बटर सॉल्यूशन। अच्छा, ये बफर होगा। Buffer solution is prepared, that is one तुम्हारा molar Na H2PO4 and 1 molar of Na2HPO4। The solution is तुम्हारा जो buffer solution है, buffer solution में क्या है? Na H2PO4 और ये 1 मोलर है, और ये 1 मोलर क्या है? Na2HPO4। तो ये किस में टूटेगा? अगर मैं टूटने का बात करूँ तो ये Na प्लस में टूटता है और H2PO4 माइनस में रहेगा, और इसके बाद क्या आएगा? 2Na प्लस और HPO4 2 माइनस, ये रहेगा। सीधे बात है। द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स बिटवीन टू कंपार्टमेंट ऑफ एन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक cell using platinum electrodes। Assume that the only reaction is the electrolysis of the water। If the electrolysis is carried out for 212 minutes with a current of 1.2 एम्पियर, द pH ऑफ द एनोड कंपार्टमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। अब तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस बोला है, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कितना टाइम चला है? तुम्हारा टाइम चला है 212 मिनट। तो 212 मिनट इज इक्वल टू तुम 6 सेकंड्स में कंसीडर कर लो, 212 इंटू 60, ये तुम्हारा सेकंड्स में आ जाएगा, इतना सेकंड्स आ रहा है। और करंट कितना बोला है? आई इज इक्वल टू करंट कितना है? करंट है 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो अब तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं नंबर ऑफ फेराडेज पूछूं, फेराडेस पूछो तो फेराडेस तो तुम्हारा फेराडे से डिवाइड हो जाएगा, और फेराडे से 1.25 इंटू 212 इंटू 60, ये तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। चार्ज को 96500 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा 9 नंबर ऑफ फेराडेस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ फेराडेस कितना मिल रहा है? 1.25 इंटू 212, कैलकुलेशन ना एक बार चेक कर लेना, इंटू 60 15900 से गलत तो नहीं होगा, फिर भी जस्ट देख लेना। 96500, तो ये हो रहा है डिवाइडेड बाय 96500, ये तुम्हारा आ रहा है 0.165, 0.165, ये तुम्हारा आ रहा है पॉइंट अपॉन 0.165 इज द नंबर ऑफ फेराडेज। ठीक है, तुम्हारा नंबर ऑफ फेराडे आ गया। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ फेराडे आ गया, नंबर ऑफ फेराडे मतलब क्या होता है कि 0.165 मोल्स ऑफ। अब क्या पूछा है कि तुम्हारा पीके दिया है H2PO4 माइनस का पीके दिया है। अब एनोड कंपार्टमेंट बोला है, एनोड कंपार्टमेंट बोला है, तो तुम्हारा क्या होगा?
कि 0.16 मोल ऑफ HPO4 माइनस 0.16 मोल ऑफ HPO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट हो गया H2PO4 माइनस में। ये H2PO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या निकला? 0.16 मोल ऑफ 0.16 मोल ऑफ H प्लस कंसिडर हुआ, इधर से इधर गया। और अब तो 0.16 मोल ऑफ अगर H प्लस आया, 0.16 मोल ऑफ H प्लस तुम्हारा आ गया, तो H प्लस को अगर, और तुम्हें अच्छे से पता है pH इजिकल टू क्या होता है? pH इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। अब माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, H प्लस का अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे क्यों ही करना है? सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट मिनट। हाँ, अब तुम्हें ये बोला क्या, तो ये 2 लीटर सॉल्यूशन है, 2 लीटर सॉल्यूशन को दो हाफ में कंसिडर किया, मतलब एक हाफ और एक हाफ, मतलब ये 1 लीटर का हो गया, ये भी 1 लीटर का हो गया। अब तुम्हें जब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तुम मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, मतलब ये 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था। अगर मैं लिखूं pH इजिकल टू pKa प्लस लॉग ऑफ क्या होगा तुम्हारा? सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट बाई एसिड। तो तुम्हारा सॉल्ट बाई एसिड पीके तुम्हारा क्या होगा? पीके तुम्हारा सॉल्ट का H2PO4 माइनस का, और तुम्हारा लॉग ऑफ सॉल्ट बाई मतलब तुम्हारा आएगा, ऊपर आएगा H2PO4 माइनस बाई HPO4 माइनस, सीधी बात है। और इसका H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस का हाँ, H2PO4 माइनस का आ रहा है, तो ये H2PO4 माइनस का कितना आएगा? इसका pKa, पीके, इसका कितना पीके दिया है? इसका पीके तो ऑलरेडी गिवन है, इसका पीके गिवन है, मतलब ये आएगा तुम्हारा 7.1, 7.1 प्लस प्लस लॉग ऑफ कितना होगा? लॉग ऑफ H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस का देखो, इससे से सॉरी 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 सॉरी, ये H2PO4 से HPO4 जा रहा है। हाँ, तो इसका 0.16 मोल ऑफ HPO4 2 माइनस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा H2PO4 2 माइनस से H प्लस जा रहा है। अगर H प्लस जा रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था? 1 था। मतलब मान लो कि 1 लीटर में तुम्हारा 1 मोलर है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 1 ही होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ही तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स देता है। इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 आया और 0.16 मोल दूसरे तरफ जा रहा है, तो 1 माइनस क्या होगा? 1 माइनस 0.16 आएगा, 0.165। और HPO4 माइनस में तो H प्लस जाके एडिशन हो रहा है, और अगर जाके एडिशन हो रहा है, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस 0.165 आएगा, तो ये क्या आएगा? 7.1 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस 0.165, तुम्हारा है 0 पॉइंट डिवाइडेड बाई 1.165, तुम्हारा 0.716, लॉग ऑफ 0.716, लॉग ऑफ आंसर तुम्हारा आ रहा है ये -0.15, ये इजिकल टू 7.1 माइनस 0.15। तो इसका अगर माइनस कर दोगे, तो ये आएगा 7.1 प्लस, हाँ, 6.955, मतलब तुम मान सकते हो 6.96। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो 6.96 आ रहा है, तो इसका जो पीएच आएगा ये 6.96 की तरह आएगा। ठीक है, ये हेंडरसन हिल्सवर्थ इक्वेशन से हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए गैसियस सिस्टम ए एन रिमेन्स पार्शियली डिसोसिएटेड, तो ये पार्शियली डिसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो ये पार्शियली डिसोसिएटेड अगर रहता है, तो देख लेते हैं। ए एन जो कि है तुम्हारा, ए एन क्या है तुम्हारा? अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, और ये पार्शियली डिसोसिएट होके एन ऑफ ए गैस में कन्वर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इफ द गिवन सैंपल ऑफ ए गैस हैज ए एन 52% डिसोसिएटेड, अब ये 52%, मान लो कि तुम्हारा 100%, 100%, 100 मॉलिक्यूल्स है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स को मैं कंसीडर कर लूँ, तो ये 52 बनेगा और ये 48 रहेगा। In the equilibrium mixture diffuses 1.25 times slower than that of the, तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिफ्यूज होता है, diffuses 1.25 times slower than that of the pure oxygen gas। तो और तुम्हें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर।
मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट बोला है। अब अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ ऑक्सीजन का बोलूँ, रेट ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा, 1/मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन आएगा। मतलब ये रेट ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर 32 यही आएगा। ठीक है। अब ये बोला है ये जो रेट है ना, ये रेट ऑफ द मिक्सचर है, मतलब रेट ऑफ द मिक्सचर बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये प्रोपोर्शनल आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। मतलब ये तुम्हारा आएगा √32 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। और ये बोला है कि ये रेट ऑफ मिक्सचर का 1.25 टाइम्स लोअर होता है। मतलब ये आएगा 1/1.25, क्योंकि रेट ऑफ ऑक्सीजन तो 1.25 ज्यादा है ना, इजिकल टू √ओवर और 32 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर को तुम अगर इधर से निकालना चाहो तो इसको ना पहले स्क्वायर कर दो। तो अगर स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 32/1.25 का होल स्क्वायर। तो 1.25 का अगर मैं स्क्वायर बोलूँ तो आता है 1.5625। तो 32/1.5625 कितना आता है, 32 डिवाइडेड बाई आंसर अगर मैं बोलूँ तो ये आया 20.48। ये आया 20.48, ये मैंने सही किया ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या कर रहा हूँ, ये 1.5625 था ना। तो 32 × 1.5625, ये 32 × 1.5625 अगर आया तो ये 50 आ रहा है। ठीक है। मैं क्वेश्चन को कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट अ सेकंड। हम्म। तो ये तुम्हारा 50 आ गया। ये अगर तुम्हारा 50 आ गया, इसके बाद क्या पूछा है, तुम्हारा क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इजिकल टू 50 निकालना है। 50 है और तुम्हें निकालना है कि गैसियस सब्सटेंस ए, इसको पार्शियली डिसोसिएट होने से, ये मतलब इधर से तुम्हें डायरेक्टली निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। अब इधर से अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है तो एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ इसका ले लेते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या होता है कि टोटल अमाउंट, टोटल मोल्स निकाल लो, टोटल मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, या फिर टोटल मोल्स नहीं, टोटल मैं बोलूँ टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्शन, टोटल मोल्स ऑफ द क्या बोलूँ, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। एम मिक्स इजिकल टू क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, एम एक्स इजिकल टू टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर मैं टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बोलूं, हाँ इधर बोला है कि एटॉमिक वेट ऑफ द ए इज 32। तो तुम्हारा पहले तो ये आएगा, ये तुम्हारा कितना है, 52 है। 52 एन, और 52 इंटू क्या आएगा, 32, 32 इंटू एन। अब एन तो तुम्हें पता नहीं कि कितना नंबर ऑफ, तो 32 इंटू 52 एन। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा आएगा, इधर 48 है और इधर 52 एन है, तो ये तो फिक्स्ड है। इसके बाद इधर तुम्हारा ए एन बोला है, तो तुम्हारा ए एन मतलब 32 एन होता है, इन 32 एन इंटू 48 होगा, 48/48 प्लस 52 एन। तो इसका अगर समेशन करूँ तो 48 प्लस 52 एन आएगा, और उसके ऊपर क्या आएगा, 32 एन इंटू 52 प्लस 48 मतलब 100 आएगा। ठीक है, इंटू 100 आया। और ये मॉलिक्यूलर मिक्स ये किसका इक्वल होता है, ये इजिकल टू ये 50 का इक्वल होगा। ये अगर 50 का इक्वल हुआ तो 32 एन इंटू 100/48 प्लस 52 एन इजिकल टू 50 आएगा। सीधी बात है। तो इसको ना थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको अगर कैलकुलेशन करूँ तो 32 एन इंटू 100 इजिकल टू तुम्हारा 50 इंटू 48 प्लस 52 एन, यही आ रहा है ना सिंपल फंडा। तो ये आ रहा है, तो इसको ना ऐसे कर लो। तो इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा पेज लाता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था 32 एन इंटू 100, मतलब तुम्हारा 32 एन इंटू 100 इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू तुम्हारा होगा 50 इंटू 48, 50 इंटू 48 प्लस 50 इंटू 48 प्लस 52 एन, तो तुम्हारा इधर से क्या आ रहा है,
इधर से 3200 n माइनस 52n माइनस इज इक्वल टू 50 × 48, यही आ रहा है सीधा। तो इधर अगर गलत तो कुछ नहीं हो रहा है, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। 50 × 48, अच्छा 50 × 48 प्लस 52n, 48 × 50 होगा, 52n × 50, ठीक है। तो 3200, 52 × 50 क्या होगा, 52 × 50 ये आ रहा है 2600। 2600 मतलब ये आया 600n, 600n इज इक्वल टू 50 × 48। और इधर 100n क्या होगा तुम्हारा, 6 से डिवाइड कर दो मतलब 50 × 8। इसके बाद n इज इक्वल टू 400/100 मतलब इज इक्वल टू 4 आया। तो तुम्हारा जो n का वैल्यू निकालने बोला था, n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। n का वैल्यू कितना आया, 4। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन किलोजूल इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द हीलियम गैस Cv is equal to 3 R at 273.15 Kelvin at 10 atmosphere to final pressure of 1 atmosphere is x kilojoule. Find the sum of the numbers of x। मतलब x का अगर कुछ वैल्यू वैल्यू आया ना, मान लो 56, तो 5 + 6 क्या होगा, 11, ऐसे पूछा है। तो पहले बोला है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोला है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, जो सबसे पहले वर्क डन के लिए तुम फॉर्मूला पढ़ते हो, वो एक बार W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है माइनस एनआरटी ln V2/V1। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एनआरटी ln P1/P2, ठीक है। और तुम्हारा पहले जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन आइसोथर्मल, तुम्हारा वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब। और हीलियम गैस है, हीलियम गैस का सीवीवी दिया है 3/2 R। और तुम्हें क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर क्या है 273.15 केल्विन, ये भी दिया है। और आप क्या दिया है 10, तो तुम्हें क्या निकालना है, इधर से तुम प्रेशर, हाँ प्रेशर भी दिया है, टू ए फाइनल प्रेशर। पहले था 10 एटमोस्फियर प्रेशर, पहले इजिकल टू 10 एटीएम प्रेशर था। तो तुम्हारे अगर मैं बोलूँ पीपी इजिकल टू एनआरटी होता है, तो पीपी इजिकल टू एनआरटी, पीपी की जगह 10 एटीएम रख दो, 10 एटीएम इजिकल टू वॉल्यूम की जगह 1 मीटर क्यूब रख दो। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 लीटर हो गया तुम्हारा। इसके बाद इजिकल टू क्या होगा, एनआरटी एन इंटू आर, एनआरटी मतलब आर की जगह 0.0821 लीटर एटीएम, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू तुम्हारा कितना आएगा 273.15 केल्विन। यही आ रहा है सिंपल फंडा। हाँ ये जस्ट एक सेकंड, ये मैंने क्या, हाँ एक सेकंड जस्ट 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर का, हाँ देखो अब 1 मीटर क्यूब को इधर से सॉल्यूशन करो, अगर सॉल्यूशन, दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ ये कलर सही है। तो 10 एटीएम इंटू 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इधर लीटर है तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो लीटर में क्या होगा 10 क्यूब लीटर आएगा, इंटू एन इंटू 0.082 लीटर एटीएम, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स इंटू 273.15 केल्विन। तो इधर से अगर मैं बोलूँ कि मोल्स निकालना है, तो मोल्स इजिकल टू 10⁴ बाई कितना आएगा 0.0821 इंटू तुम्हारा 273.15, ये आएगा। तो 10⁴ मैं बोलूँ 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 0.0821, तो इसका वैल्यू कितना आया 1 to 1 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 273.15। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 445.9, 445.91, ये तुम्हारा आया 91, ये तुम्हारा मोल्स आया, नंबर ऑफ मोल्स आया, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है कि तुम्हारा वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन के लिए और कुछ नहीं बचा, ये डायरेक्ट निकाल लो वर्क डन। वर्क डन इजिकल टू कितना हो रहा है, वर्क डन इजिकल टू तुम्हारा आ रहा है, वर्क डन क्या आ रहा है, माइनस एनआरटी, एन की जगह तुम लिख लो 445.91 इंटू आर, आर का वैल्यू तुम किस में लोगे, अच्छा ये तो पोल्स में आया, और तुम्हारा प्रेशर का टर्म्स है, और तुम्हें निकालना है जूल्स पे, तो किलो जूल्स पे, जूल्स पे वैल्यू निकाल लो, मतलब 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। इंटू तुम्हारा ये मोल आया, तो मोल मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, इसके साथ साथ 273.15 केल्विन, केल्विन के साथ साथ केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया, इंटू एलएन, एलएन ऑफ तुम्हारा P1 P2 क्या है, P1 P2 तुम्हारा P1 पहले तो 10 एटीएम था, मतलब पहले 10 था फिर 1 था, मतलब ln2 ln10 आ गया। ln10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln10 को 2.303 लिख सकते हैं, मतलब W इज इक्वल टू माइनस 445.91 इंटू 8.314 इंटू 273.15 इंटू तुम्हारा क्या होगा, इंटू तुम्हारा ln10 मतलब 2.303 आएगा। अगर 2.303 आएगा और किलो जूल में बोला है, तो टोटल को डिवाइड कर दो 1000 पे, तो W इजिकल टू क्या आएगा, रुक जाओ, 445
8.91 इंटू तुम्हारा आया 8.314 इंटू 273.15 इंटू तुम्हारा आया 2.303 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 1000। तो तुम्हारा आ रहा है 2332। तो कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, कुछ गलत किया है इधर। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो यही आ रहा है, कैलकुलेशन तो सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इसमें। तो इसे अगर सही आ रहा है, एक सेकंड आ गया, हाँ। तो ये तुम्हारा आ रहा है 2332। तुम्हारा 2332 पॉइंट तुम्हारा आ रहा है 1212 किलो जूल। तो जो भी है मतलब 2332 किलो जूल आ रहा है। तो अगर पूछा है कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ एक्स, तो एक्स इजिकल टू क्या आया, 2332 आया। तो एक्स का समेशन, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2+3 + 3 + 2, मतलब 6 6 6 और 4 10। तुम्हारा टोटल आंसर आया 10। ठीक है, 10 आया तुम्हारा फाइनल आंसर। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ मिथाइल एमजीबीआर फॉलोड बाय वाटर टू गिव टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ व्हिच वन रिएक्ट्स विद एनओआई। एनओआई क्या होता है? एनओआई का सिंपल फंडा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को एक साथ लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन क्या शो करता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन। और तुम्हें अच्छे से पता है इधर जितने भी सबस्ट्रेट दिया है वो पूछा गया है, सीधा बात है कि आइडोफॉर्म शो करेगा नहीं शो करेगा। और आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए क्या होना पड़ता है, एक कीटोन ऐसा होना पड़ता है जो कि तुम्हारा CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट है। और क्या होना चाहिए, CH3CHOH। ये फॉर्मेशन भी हो तब भी चलेगा। मतलब तुम्हारा जो अल्कोहल होगा उसके बगल में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो सीधी बात है, एक एक सबस्ट्रेट को लो, एक एक सबस्ट्रेट को MEMGBr से ट्रीट करो, ट्रीट करके देख लो, और लास्ट में वाटर से ट्रीट कर दो। तो अगर वाटर से ट्रीट कर दो, मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले आता हूँ, रुक जाओ, इसको ही ले लेता हूँ। हाँ, इसको, हाँ, ये पेस्ट हो गया। तो तुम्हारा ये जो पहले वाला था, ये पहले फर्स्ट वाला था, तो पहले वाला को देख लो, पहले ये है, ये है, ये है। तो इसको जब तुम मिथाइल MEMGBr से ट्रीट करोगे तो ये मिथाइल पहले अटैक करेगा इधर। इधर अगर अटैक किया तो ये खुल गया, पहले ये वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। और ये तुम्हारा हाइड्रोजन था। ये अच्छा, इधर तो कुछ नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। अच्छे से कर देता हूँ। हाँ, ये करोगे, तो ये अगर करोगे तो तुम्हारा पहले क्या आएगा, इधर मिथाइल आएगा, इधर मिथाइल आएगा। और तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला, इसके बाद ये फिर से MEMGBr एक्सेस में दिया है, तो ये फिर से मिथाइल MGBr में कन्वर्ट होगा। तो Me- फिर से अटैक करेगा। Me- अटैक करने के बाद ये मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, ये OH में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद ये, और दूसरे वाला जो था ये OH में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और इसमें बोला है कि एक रिएक्शन करता है और अदर डज नॉट। और इसमें अगर मैं चेक करूं, ठीक है, मैं ना पहले सब कुछ कर लेता हूँ। ये CH है, ये CH3 है, ये CH2 है, CH3 और CH2 CHO, मतलब इथानॉल है। मैं पहले ये जो 9 सबस्ट्रेट है, ये 9 सबस्ट्रेट का मैं कर लेता हूँ, फिर एक एक करके हम देख लेंगे कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा। फिर इसके बाद बोला है, इसके बाद एक एल्डिहाइड दिया है, ये भी सेम है। तो ये भी अटैक करेगा। तो देखो, तुम्हारा मिथाइल आएगा, पहले मिथाइल आके इसको बाहर कर देगा। इसको अगर बाहर कर दिया तो ये OH, ये कन्वर्ट में हो गया। और इसके साथ ये किस में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ ये कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड ग्रुप में। एल्डिहाइड फिर से मिथाइल आएगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये मिथाइल CH OH, और ये मिथाइल है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में वही सेम चीज है। थर्ड में वही सेम चीज है, बस इसको घुमा दिया है। इसको अगर घुमा दिया है तो ये OH में कन्वर्ट हो गया। और दूसरे वाला तो सेम सेम ऐसे ही कन्वर्ट होगा, मिथाइल CH OH और मिथाइल। और ये तुम्हारा कैसे कन्वर्ट होगा, ये मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल पहले अटैक करेगा, और ये OH O नेगेटिव लिव कर जाएगा। और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे ही कुछ स्पीशीज में, मतलब एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से मिथाइल ग्रुप आके अटैक किया। मिथाइल ग्रुप में अटैक करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसके वन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड, हाँ, वन हो गया, टू हो गया, थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ में चलते, फोर्थ में, हाँ,
एक सेकंड, कहा गया? हाँ, तो इसको ना मैं इधर से मिटा देता हूँ। हुँ, तो मिटा दूँ। तो पहले फोर्थ फिफ्थ बचा है, तो फोर्थ फिफ्थ में क्या होगा? ये तुम्हारा फोर्थ वाला था, तो फोर्थ वाला जब तुम रिएक्ट करोगे, तो पहले मिथाइल आएगा, मिथाइल आके जो पहले अल्कोहल होगा, ये अल्कोहल CH3OH में कन्वर्ट हो गया, और मतलब इधर से लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, और ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। कीटोन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन कन्वर्ट होगा तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल में। मतलब ये मिथाइल, ठीक है? इसके बाद तुम्हारा फिफ्थ ऑप्शन में चलते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में मिथाइल एमी माइनस में अटैक किया, तो एमी माइनस जब अटैक करेगा, तो ये तो कन्वर्ट हो गया एक मिथाइल में, जो कि फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH, मिथाइल, मिथाइल में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद एक अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल किस में बनेगा? ये वाला अल्कोहल बनेगा। इसके बाद सिक्स वाले में चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिक्स क्वेश्चन में बोला है कि अच्छा, 6 भी सेम है। मिथाइल पहले आएगा, इधर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये मिथाइल था, ये मिथाइल था। और इसके बाद इसके साथ क्या कन्वर्ट होगा? पीएच, फिनाइल, ये एमी में कन्वर्ट हो गया। ये फिर से एमी माइनस में अटैक करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमी, एमी और पीएच, और ये OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सेवेंथ पे चलते हैं। सेवेंथ का कलर में चेंज कर लेता हूँ। सेवेंथ में अगर तुम अटैक करोगे, तो मिथाइल माइनस अटैक किया, मिथाइल माइनस अटैक करने से बाद ये खुल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें मिथाइल, और ये तो OH अल्कोहल पहले ही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एमी माइनस में, एमी माइनस कन्वर्ट हो गया H, एमी, एमी और OH में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट 8 और 9 बचा है। 8 और 9 को मैं ग्रीन से दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है। तो पहले एमी माइनस अटैक किया, एमी माइनस अटैक करने के बाद ये खुल गया, ये खुलने के बाद CH3OH में कन्वर्ट हो गया, और तुम्हारा ये कन्वर्ट हो गया एमी में। और इसके बाद भी फिर से अटैक होगा, तो अटैक होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया इसमें, OH और एमी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में नाइन्थ वाला बचा है। नाइन्थ वाला में क्या होगा? नाइन्थ वाला में पहले मिथाइल ग्रुप आएगा, एमी माइनस आएगा, एमी माइनस आके कहाँ पर अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा, तो ये OH, ये CH3OH तो खुल गया। CH3OH खुलने के बाद CH3OH खुलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और ये 4 मेंबर रिंग था। ठीक है, ये 4 मेंबर रिंग है, और ये तुम्हारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिथाइल और मिथाइल। अब तुम्हें देखना है, कुछ बोला है कि इसमें से एक क्या होगा? एक का हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन शो होगा, एक का हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो होगा। तो पहले वाले फर्स्ट वाले में चल देते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट वाला था। फर्स्ट वाला में से ये देखो, ये इधर मैंने बोला कि CH3COH होना चाहिए। अगर अल्कोहल हो, तो एक हाइड्रोजन इधर रहना चाहिए, और एक उसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मगर इधर कोई CH नहीं है। मतलब ये तो नहीं शो करेगा। मगर ये CH3CH2OH, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए वाला, मतलब फर्स्ट वाला तो शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में बोला है कि ये है तुम्हारा CH CH3OH, मतलब ये तो शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये वाला भी शो कर रहा है, मतलब इधर दोनों शो कर रहा है। मगर इसमें बोला है कि अदर डज नॉट, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद थर्ड में चलते हैं। थर्ड में भी देखो, थर्ड में इधर CH2 ग्रुप है, और इधर तुम्हारा हाइड्रोजन है। मतलब इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ये शो नहीं करेगा, मगर ये शो करेगा। तो ये थर्ड वाला भी शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते नेक्स्ट, इधर था ना? हाँ, फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है कि फोर्थ वाले में CH3OH ये तो नहीं शो करेगा, क्योंकि इसका कोई अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। मतलब ये तो जीरो कार्बन है ना, इसका अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। और इसमें अगर देखो, इसमें भी कुछ नहीं प्रेजेंट है, इधर CH प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन का मिसिंग है। अगर हाइड्रोजन का मिसिंग है, ये भी नहीं शो करेगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं शो कर रहा है। इसके बाद फिफ्थ बोला है, तो फिफ्थ बोला है, इसका इसका क्या था? 1 और 3 शो कर रहा था। 1 और 3 शो कर रहा था, सेकंड नहीं शो कर रहा था। और फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या है? CH3, ये CH2 है, मतलब ये शो नहीं कर रहा है। और ये तीन थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री, ये एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी नहीं शो कर रहा है। इसके बाद सिक्स वाले में चल लेते हैं। सिक्स वाले में कहा था, हाँ, इधर था, इधर 3 डिग्री था, इधर 3 डिग्री था, ये नहीं शो कर रहा है। मगर इधर CH प्रेजेंट है, CH प्रेजेंट है, मतलब MECHOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये शो कर रहा है। एक एक नहीं शो कर रहा है, एक शो कर रहा है, मतलब ये सिक्स वाला भी सही हो गया। इसके बाद सेवेंथ में चलते। सेवेंथ में, एक सेकंड, ये सेवेंथ वाला था, ये CH3, अच्छा, इसका भी शो कर रहा है, मतलब ये सिक्स वाला सही है। सेवेंथ वाला में ये तो शो कर रहा है,
मगर ये भी शो कर रहा है, ये CH3CH ये भी शो कर रहा है, मतलब सेवेंथ वाला गलत ऑप्शन है। इसके बाद एट्थ है, एट्थ में क्या आ रहा है, एट्थ में CH3OH ये तो नहीं शो करेगा, और ये शो कर रहा है CH3CH है ना, तो ये भी शो, एक सेकेंड, ये तो मैंने गलत किया। इधर और एक मिथाइल जब आ रहा है, इधर मिथाइल आएगा तो ये फिर से मिथाइल आएगा ना, तो ये भी नहीं शो कर रहा है। इसके बाद नाइन्थ में चलते हैं, नाइन्थ में ये तो नहीं शो कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा है, तो ये नाइन्थ वाला भी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 3 और 5। और पूछा क्या है, पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये 3 होगा, मतलब 3 में भी कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो रहा है, थर्ड वाला हो रहा है, सिक्स वाला हो रहा है, मतलब ये तीनों शो करेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से मतलब ये ना थोड़ा सा सोच के देखना, ये क्वेश्चन बहुत सच में बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बोला है कि इन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एम हैज द फॉलोइंग डेटा। मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 149 दिया है, और 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब काइडल सेंटर प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एम ऑन ऑक्सीडेशन विथ हॉट एल्कालाइन KMnO4, मतलब एम को तुम जब ऑक्सीडेशन करोगे हॉट एल्कालाइन KMnO4, मतलब विगोरस ऑक्सीडेशन होगा। क्या होता है विगोरस ऑक्सीडेशन, विगरस ऑक्सीडेशन होता है। विगरस ऑक्सीडेशन जब तो अगर हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेंजोइक एसिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये एम का पक्का क्या होगा, ये एम का एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। बेंजीन रिंग के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, ये एक CH, ये एक ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन पक्का प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो हो रहा है। और इसके बाद क्या बोला है कि एम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड मान लो कि R1 R2 मान लो। इसके साथ साथ, हाँ, इसके साथ-साथ क्या है, कैन बी ट्रीटेड बाय ट्रीटिंग कार्बोनिल कंपाउंड विथ मिथाइलएमीन। मिथाइलएमीन MEnH2, मिथाइलएमीन के साथ-साथ तुम दोगे तो NH2 इधर अटैक करेगा। अगर इधर अटैक कर रहा है तो R1OH, R2, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इसका सीधा कर दो ना। इसका सीधा नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन से तुम्हारा ये एन 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 एम इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और इसको जब तुम NaBH4 से रिड्यूस करोगे, NaBH4 से रिड्यूस करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये R1 R2 लिख लो। R2, तो R1 R2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NMe में। तो तुम्हारा R1 R2 और तो CH NMe, मतलब ये ग्रुप तो पक्का होगा, CH NMe ग्रुप तो पक्का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारा लास्ट में क्या बोला है, अच्छा पूछा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ एम। देखो तुम्हारा बेंजीन रिंग हो रहा है, मतलब फिनाइल रिंग हो रहा है, फिनाइल रिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिनाइल फिनाइल नहीं, फिनाइल के साथ साथ फिनाइल रिंग के साथ साथ एक कार्बन भी अटैच्ड है, उसके साथ भी एक हाइड्रोजन का होना मस्ट है। तो अगर इसके साथ भी हाइड्रोजन का होना मस्ट है, फिनाइल रिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है, बेंजीन कंट्रीब्यूट करता है 78, और उसमें से एक हाइड्रोजन को तुम उसमें ले जा रहे हो, मतलब ये 77 हो गया। और उसके साथ साथ सी एच का कितना होता है, CH कार्बन का 12 होता है और एक 13, तो 77 प्लस 13 कितना आता है तुम्हारा 90 हो गया ना। इधर से 90 तो 149 में से 90 इधर ही हो गया। और इसमें से मैं बोल रहा हूँ कि CH NMe ये तो पक्का होगा, CH NMe तो पक्का होगा। तो ये जो दो कार्बन है ये सेम भी हो सकता है, विदाउट सेम भी हो सकता है। तो पहले देखो, एक तो ऐसे आ सकता है कि एक ऐसे आ गया, एक कार्बन CH NMe, ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है ना। ये अगर एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो तो कितना आ रहा है, मतलब मैंने दो कार्बन को सेपरेट ले लिया, तो ये तुम्हारा 77 आ रहा है। 77 के साथ साथ इधर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक तुम्हारा कार्बन का आता है 12 और दो हाइड्रोजन का 2, और इधर भी सेम है तो इधर भी 14 ऐड करो। नाइट्रोजन का खुद आता है 14 प्लस मिथाइल का आता है 15, तो इसका अगर ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आ रहा है, 77 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 15, तुम्हारा आ रहा है 134, 134 आ रहा है, तुम्हारा 149 है, 149 है। और तुम्हारा तो कितना इसके साथ 149 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, एक 5, तो 15 ऐड करना पड़ेगा। 15 अगर ऐड करना पड़ेगा, 15 किसके लिए आता है, मिथाइल ग्रुप के लिए आता है, तो ये मिथाइल ग्रुप इधर एक ऐड कर दो, खत्म बात। तुम्हारा ये कंडीशन भी हो रहा है, ये CH भी, हाइड्रोजन भी है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पूछा है तो ये तुम्हारा जो आएगा, ये तुम्हारा आएगा एक्चुअल एम, ठीक है। और पूछा है पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना दो। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कन्वर्ट नहीं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम साइन मानते हो, मैं गलत दे दिया था, ठीक है कोई दिक्कत। तो ये आ गया, ये अब मिथाइल ग्रुप के इधर लगा दो, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। और क्या होगा, और तुम्हारा क्या हो सकता है, और एक ऐसा कर दो कि ये था इसको मिथाइल ग्रुप को दो मिथाइल ग्रुप का ऐसा कर दो, और इसको डायरेक्टली NHME से जोड़ दो। तो इसमें भी सेम हो रहा है, कार्बन एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये तुम्हारा तीन आ रहा है, ये तीन ही तुम्हारा आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तुम्हारा कितना आ रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तुम्हारा आ रहा है तीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे रहता है, तो कॉपर तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है, कॉपर अगर, तो ये कॉपर सल्फेट में फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो ये कॉपर और डाइल्यूट H2O में क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन में नहीं जाता है। फिर जिंक और डाइल्यूट H2O होता है, तो ये जिंक तो ऊपर रहता है, तो ZnSO में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस लिबरेशन करेगा। और ये रिएक्शन बहुत फेमस है, किस लिए, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसके लिए बहुत फेमस है। तो ये तो इसके बाद H2C2O4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कोई क्रोमिक एसिड के सामने तुम जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रहे हो, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद P4 और SOCl2 दिया है, P4 और SOCl2 फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के सामने जब तुम एक ऐसे सोर्स दोगे जो कि एक क्लोरीनेशन का सोर्स है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PCl3 में, तो पक्का कन्वर्ट होगा। उसके साथ साथ सल्फर जो SOCl2 है, SOCl2 तो ब्रेक करेगा, SOCl2 ब्रेक करके SO2 में कन्वर्ट कर देगा, और तुम्हारा इसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट H2Cl2 भी देखने मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब NH3 और ऑक्सीजन दिया है, NH3 और ऑक्सीजन मिला के क्या कन्वर्ट होता है, NO गैस में कन्वर्ट होता है, और तुम्हारा H2 में कन्वर्ट होता है। इसके बाद SN प्लस PCl5 दिया है, तो PCl5 इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 में, और ये SnCl4 में कन्वर्ट होता है। और ये एक में ना एक रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस खुद कर लेना। और जब तुम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब तुम हीट से ट्रीट करोगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये H3PO4 में ऑक्सीडाइज होगा, H3PO4 में ऑक्सीडाइज होगा, और उसके साथ साथ PH3 निकलता है। ठीक है, और आयरन के साथ SO2, तो आयरन Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ SO4 माइनस में कन्वर्शन होता है। NaCl प्लस H2SO4, NaCl पर H2SO4 Na2SO4 में कन्वर्ट होता है, और तुम्हारा HCl कन्वर्ट प्रोड्यूस होगा। आयोडीन के साथ वाटर लिक्विड, ये क्या रिएक्शन होगा, ये नो रिएक्शन। और HCl प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन होता है, तो ये ऑक्सीजन आता है, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ पानी निकलता है। ठीक है, ये रिएक्शन तुम्हारा हो गया। रिएक्शन होने के बाद देखो, सिंपल फंडा है, ये दोनों तो नो रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब 1 और 10, ये तो खत्म हो गया। बोला है कि रिडॉक्स रिएक्शन, अभी जो नो रिएक्शन है, नो रिएक्शन में से देख लो कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब देखो, जिंक और डाइल्यूट H2SO4 था, और डाइल्यूट H2SO4 था, तो तुम्हारा जिंक सल्फेट हुआ और हाइड्रोजन गैस हुआ। तो तुम्हारा जिंक जो था, जिंक तुम्हारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब ये तो रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब H2C2O4 में अगर मैं बोलूँ, तो H2C2O4 को तुम कैसे लिख सकते हो, मतलब ये इसका अगर x मान लो, मतलब 2x माइनस 8 प्लस 2 इजिकल टू 0, तो 2x माइनस 6 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +3। तो इसका जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3 है। अब +3 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। और इनफैक्ट +2 में, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके साथ साथ P4 प्लस SOCl2, P4 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टार्ट था, ये +3 में हो गया, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। NH3 में ये नाइट्रोजन ये -3 में था, -3 से ये +2 में कन्वर्ट हो गया, ये भी तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। एसएन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, ये +4 में कन्वर्ट हो गया। H3PO3 में H3PO4 था, और PH3 है। फास्फोरस में ये फास्फोरस -3 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कितना था, ये देख लेना, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन पक्का है। अब NaCl से H2SO4, ये H2SO4 SO4 2 माइनस रहे, SO4 2 माइनस, हाइड्रोजन का तो +1, Na प्लस का 1, Cl माइनस का -1, ये रहा, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसके साथ HCl -1 में था क्लोरीन, इसके साथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, तो ये 11 भी हो गया। मतलब तुम्हारा कौन कौन हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ कन्वर्ट हो गया, उसके साथ साथ सिक्स कन्वर्ट हो गया, इसके साथ साथ सेवन कन्वर्ट हो गया,
उसके साथ साथ 8 कन्वर्ट हो गया, उसके साथ साथ तुम्हारा 11 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा। ठीक है, 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये 8 है। अब तुम्हारा लास्ट जो कि है तुम्हारा न्यूमेरिकल टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन मैंने लाया थोड़ा सा ये इजी और थोड़ा सा बहुत ही आसान क्वेश्चंस ले आया लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल टाइप होगा आज का। तो खुद से ट्राई करना, खुद से हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा सच में बहुत आसान क्वेश्चंस ले आया। बोला है कि AB इज ए पोलर मॉलिक्यूल, इट्स बॉन्ड लेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये तुम्हारा है पोलर मॉलिक्यूल A और B, एक पोलर मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? बॉन्ड लेंथ है 5 एंगस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रांग को तुम मीटर में लिख दो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। बोला है कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट कितना बोला है? मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है बी इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर बोला है। अब बी इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर बोला है। अगर कूलम मीटर बोला है तो तुम्हें और बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू टी होता है। अब जितना ज्यादा तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। क्या लिख रहा हूँ? डाइपोल मोमेंट जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं बोर्ड में, सॉरी 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 डीवाई में। अरे हाँ, डाइपोल मोमेंट उतना ही अच्छे से बढ़ेगा। डाइपोल मोमेंट उतना बढ़ रहा है, अगर डाइपोल मोमेंट उतना बढ़ रहा है तो तुम्हारा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट शो करने के लिए तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस में होना बनता है। मैक्सिमम डिस्टेंस शुड बी ऑकर, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एटम। देयर मस्ट बी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी एटम। ए और बी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए तो क्या होगा? वी का बॉन्ड लेंथ तो हो गया, कूलम्बिक चार्ज तो तुम्हें पता ही है 1 कूलम होता है। तो तुम्हारा Q इजिकल टू क्या होगा? Q इजिकल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू तुम्हारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। और तुम्हारा चार्ज तो फिक्स्ड है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 1.602, ये इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 8.01। 8.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 कूलम मीटर। तो इसका जो बी का वैल्यू आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आएगा? 8.01। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्ट ए प्रोड्यूसेस ग्रीन येलो फ्लेम ऑन द फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में ग्रीन येलो फ्लेम कौन शो करता है? फ्लेम टेस्ट में अगर कोई ग्रीन येलो फ्लेम शो करता है, वो शो करता है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 माइनस, SO4 माइनस सल्फेट आयन। ये क्या शो करता है? येलो फ्लेम शो करता है, येलो फ्लेम ऑन द फ्लेम टेस्ट, ये शो करता है। अब बोला है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए, एक्वा सॉल्यूशन ए मतलब जो सॉल्ट था उसका तुम एक्वा सॉल्यूशन बनाया। मतलब एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में घुल दिया। पानी में घुलने के बाद ये प्रोड्यूस किया, मतलब एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया। और पानी एक्वा सॉल्यूशन को तुमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को साथ मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद एक प्रेसिपिटेट हो रहा है। प्रेसिपिटेट एक प्रेसिपिटेट मतलब एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसके बाद जो प्रेसिपिटेट आया वो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा मिनरल डाइल्यूट मिनरल एसिड में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑन और ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड में थर्मल डिकम्पोजिशन जब तुम सिलिकेट के साथ कर रहा हो तो ये कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा। मतलब फॉर्म कर रहा है, एक गैस कन्वर्ट होगा और एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछा है। और जब तुम व्हेन ट्रीटेड विद एन एसिड डी, एसिड डी, और जब तुम डी को, अच्छा व्हेन ट्रीटेड विद एन एसिड डी, कोई भी एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो सॉल्ट बी जो था वो क्या फॉर्मेशन होगा? NaCl SiO2 और वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्लोरीन का प्रेजेंस आ रहा है। तो तुम पहले स्ट्रक्चर बना लो। पहले स्ट्रक्चर बना लोगे तो तुम्हारा ये सॉल्ट था, ये सॉल्ट ए था, इसको तुम गोल्डन येलो, मतलब गोल्डन येलो दे रहा हो, मतलब SO4 माइनस का प्रेजेंट है। गोल्डन येलो फ्लेम दे रहा है, गोल्डन येलो फ्लेम। ठीक है। और इसका जब तुम एक्वस सॉल्यूशन में दोगे, एक्वस सॉल्यूशन में दो रहे हो, इसका एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है। व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है किसके साथ ट्रीट करने के बाद? बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करने का। और बेरियम तुम्हें अच्छे से पता है बेरियम सल्फेट होता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। अब बेरियम सल्फेट अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो पूछा है कि ये डाइल्यूट मिनरल, और ये ऐसा है कि ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, टूटता नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा खासा बॉन्ड हो जाता है डाइल्यूट मिनरल एसिड।
ठीक है। अब पूछा है कि ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन SiO2 के प्रेजेंस में जब तुम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ SiO2, तो ये किसमें ये फॉर्मेशन कर रहा है तुम्हारा सॉल्ट बी गैस और सी में, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ए फॉर्म से सॉल्ट, सॉरी सॉरी, ये ए फॉर्म से सॉल्ट SiO2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बी में और सी में कन्वर्ट होगा। और जब तुम ऑन ट्रीटेड विद एन एसिड सॉल्ट बी, ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट बी से जब तुम ट्रीट कर रहे हो तो ये NaCl में कन्वर्ट होगा और उसके साथ साथ SiO2 में कन्वर्ट होगा और H2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है जो तुम्हारा सॉल्ट आएगा वो सॉल्ट क्या आएगा, सॉल्ट तुम्हारा सॉल्ट में सॉल्ट का जो कैटायन होगा वो सोडियम का होगा, और सोडियम का हो रहा है और सिलिकेट रहेगा तो SiO3 में कन्वर्ट होगा। और उसके साथ साथ जो गैस निकलता है वो गैस किसका निकल रहा है, SO3 का गैस निकलेगा। तो सल्फेट आयंस तो प्रेजेंट है, सल्फेट से तो जो गैस आ रहा है, जो गैस आ रहा है वो SO3 तो पक्का आएगा। और पानी वानी निकल रहा है वो सब छोड़ दो। ठीक है, अब NaSiO3 आएगा, मतलब तुम्हारा जो सोडियम आ रहा है, सोडियम और कई जगह तो सोडियम नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा जो ए सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है इसका कैटायन भी क्या है, सोडियम है, तो ये Na2SO4 आ गया। ठीक है, सोडियम सल्फेट होगा और कुछ नहीं होगा। Na2SO4 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो तुम्हारा ए जो वो है Na2SO4 है। अच्छा सॉरी सॉरी, मोलर मास पूछा है डी का। अच्छा, ऑन ट्रीटमेंट विद एन एसिड डी, एसिड डी का मोलर मास पूछा है, मतलब एसिड डी क्या है निकालना है। एसिड डी क्या था, एसिड डी से जब तुम ट्रीट कर रहे हो सॉल्ट बी को, सॉल्ट बी तुम्हारा क्या है, SiO3, इसके साथ साथ जब तुम एसिड से ट्रीट कर रहे हो, अच्छा सॉरी, व्हेन ट्रीटेड विद एन एसिड डी, मतलब ए को जब तुम डी से ट्रीट कर रहे हो तो ये प्रोड्यूस कर रहा है NaCl और तुम्हारा SiO2 और H2O। तो मोलर मास ऑफ डी क्या है, यही तो क्वेश्चन है ना। तो तुम्हारा देखो ए का तो आ रहा है, सोडियम सल्फेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा एक क्लोराइड सोर्स भी तो रहेगा ना, एक क्लोराइड सोर्स आएगा ना, ये NaCl जो फॉर्मेशन हो रहा है इसके लिए क्लोराइड सोर्स आना चाहिए, मतलब HCl एसिड जो होगा ये पक्का HCl होगा। तो पक्का अगर HCl होगा तो इसका मोलर मास कितना आ रहा है, इसका मोलर मास आएगा 36.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो डी का जो मोलर मास आएगा वो 36.5 ग्राम मोल इनवर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है यही है। ठीक है, इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक्स इज ए एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या है, एक्स इज ए, तुम्हारा जो एक्स है, एक सेकंड, हाँ, तुम्हारा जो एक्स है, हाँ, एक्स तुम्हारा है एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोला है तो RC डबल एच होगा, RC11OH, RCOH होगा। तो इसके साथ साथ क्या बोला है, इट इज द सिंपलेस्ट एसिड विच कैन बी फाउंड बाय फॉर्म ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन क्लोरोप्रोडक्ट। वन अल्फा हाइड्रोजन बोला है तो ये क्या होगा, CH3, एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होगा, पक्का यही होगा। इसमें क्या ही, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ऑन अपन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, इसको अगर तुम क्लोरीन से ट्रीट कर दो तो ये क्या शो करेगा, ये जो इसका जो ये CH3CH था ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इधर से हटा दो, सिंपल बात। हाँ, तो और ट्रीटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, मतलब रेड फास्फोरस जो कि रेड फास्फोरस से कुछ भी क्लोरीन क्लोरीन सोर्स दे दो। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाई इन ग्राम मोल इनवर्स, अच्छा इसका मोलर मास पूछा है, इसका मोलर मास पूछा है तो अच्छे से, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब तुम्हारा चार कार्बन है तो 48 आ गया, और इसे तीन तीन छः छः हाइड्रोजन है, क्लोरीन का तुम्हारा 35.5, और उसके साथ साथ इधर दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन का 32 और एक हाइड्रोजन का 1। तो तुम्हारा 48 प्लस 6 54 प्लस 35.5, तुम्हारा प्लस क्या आएगा 33। तो तुम्हारा 122.5 आ रहा है, 122.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका ये तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 122.5 ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, इसका आंसर जो है 122.5 ग्राम यूनिवर्स है। इसके बाद बोला है कि ये तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन दिया है, एसीटोन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर हीट दिया है। तो ये एसीटोन को तुम सही तरीके से लिख लो। ये एसीटोन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH3 COCH3। ये कुछ ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन H प्लस पकड़ लेगा, और ये अगर H प्लस पकड़ लेगा और ये जो थोड़ा सा वाटर बचता है ना, ये वाटर इधर से हाइड्रोजन को खा लेता है और ये ऑक्सीजन का प्लस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता करके ये टोटोमराइज होता है। टोटोमराइजेशन रिएक्शन होता है। टोटोमराइजेशन होने के बाद ये CH2 CHOH और CH3 में कन्वर्ट हो गया। ये अगर कन्वर्ट हो गया तो ये CH2 OH CH3 ये OH में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद क्या है, ये तीन मॉलिक्यूल दिया है, तीन मॉलिक्यूल्स मतलब ये ऐसे लिख लो, ये OH, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा, हाँ, ये तुम्हारा CH2 है, ये CH2 है, और इधर भी रहेगा तुम्हारा OH, ये CH3 और ये CH2 है। और सीधी बात है, ये इधर से जाके इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद और अटैक करने के बाद फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ये OH, ये तुम्हारा मिथाइल आएगा, ये मिथाइल आएगा, ये OH आया, ये तुम्हारा OH आया, ये तुम्हारा मिथाइल आया, और अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट दिया है तो इधर से जो हाइड्रोजन है ये इधर से निकल के OH निकाल देगा। ऐसे ही होगा, इधर हाइड्रोजन OH निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, ये भी वाटर निकाल देगा। ये तीनों वाटर वाटर निकल रहा है, वाटर अगर निकल रहा है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो तीन डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये किस में फॉर्मेशन हो रहा है, मेसिटिलिन में। मेसिटिलिन फॉर्मेशन, मेसिटिलिन में कन्वर्ट हो रहा है। मेसिटिलिन के बाद इसके साथ साथ क्लोरीन और HMU का प्रेजेंस है, वन इक्विवेलेंट प्रेजेंस है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2, ये CH2Cl में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक इक्विवेलेंट ही दिया था, तीन इक्विवेलेंट देता तो तीनों में कन्वर्ट हो जाता, और छह इक्विवेलेंट देता तो छह कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ऐसा मत कर देना, इधर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में लगा मत देना। और इसका मोलर मास पूछा है, अगर मोलर मास पूछा है तो बेंजीन का देखो, बेंजीन का कितना होता है, तुम्हें क्या लिख रहा हूँ, इसका बेंजीन का क्या होता है, बेंजीन का होता है तुम्हारा 78। 78 8 में से तीनों सब्स्टिट्यूशन है, मतलब तीन सब्स्टिट्यूशन है, और तुम्हारा तीन मिथाइल ग्रुप है, इसमें तीन मिथाइल ग्रुप का कितना आता है, 45 आता है। तीन मिथाइल ग्रुप का 45 आता है, एक सब्स्टिट्यूशन है, -1 कर दो, और प्लस कितना है 35.5। तो तुम्हारा आया 75 प्लस 44 प्लस 35.5। 75 प्लस 44 कितना आता है, 9, और 7 4 के 11, 119 प्लस 35.5, 9 5 के 14, 4 5 154 ग्राम मोल यूनिवर्स। इसका जो मतलब तुम चेक कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सही कर देना। तो 154.5 ग्राम मोल इनवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन है, मतलब वाई का जो करेक्ट स्टेटमेंट है 154.5 है। इसके बाद हम लोग चलते हैं और फाइव फिफ्थ और सिक्स, ये दोनों क्वेश्चन में बचा है। दोनों क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.624 ग्राम ऑफ नेप्थोलिन मॉलिक्यूलर, तो तुम्हारा जो एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट तुम्हारा प्रेजेंस है 0.624 ग्राम ऑफ नेप्थोलिन, नेप्थोलिन प्रेजेंट है, और तुम्हारा ये सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट तुम्हारा है 60 ग्राम ऑफ CCl4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कि यील्ड्स ए बॉइलिंग, अच्छा इसका मोलर मास दिया है, इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है तुम्हारा 128.2 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यील्ड्स ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.42 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी वी इक्वल टू केवी इंटू एम। अब मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी निकालने के लिए तुम्हारा इसका मोल्स निकालना है, तो इसका अगर मोल्स निकालना है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, मोल्स आएगा 0.624 बाई 128.2। 0.624 का डबल ही तो अच्छा डायरेक्ट कर लो, 0.624 डिवाइडेड बाई 128.2, तो तुम्हारा 4.86 इंटू 10 to the power 4.86 इंटू 10 to the power -3 मोल्स है। इसका तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है, इसका अगर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है और तुम्हारा ये सॉल्वेंट क्या रहता है, केजीस में रहता है, तो इसका मोलालिटी क्या होगा, इसका मोलालिटी होगा 4.86 इंटू 10 to the power -3 मोल्स बाय तुम्हारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट 60 ग्राम है, 60 ग्राम बाई 1000 कर लो तो केजी में कन्वर्ट हो गया। तो केजी में अगर कन्वर्ट हो गया, ये तुम्हारा मोलालिटी का कितना आएगा, मोलालिटी का आ रहा है, इसका तुम्हारा 4.86 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000,
तुम्हारा 0.081, 0.081, 0.081 मोला ला रहा है। अगर 0.08 और डेल टीवी का डेल टीवी कितना दिया है, डेल टीवी दिया है 0.42 केल्विन। या अगर 0.42 तो 0.42 इजिकल टू कितना होगा, 0.081 इंटू तुम्हारा केवी है। तो तुम्हारा इधर केवी निकल जाएगा सॉल्वेंट का, जो कि तुम्हारा CCl4 के लिए निकालना था। तो CCl4 के लिए अगर निकालना था तो केवी कितना आया, 0.42 बाई 0.081 इजिकल टू 0.42 डिवाइडेड बाय आंसर। तो 5.185, 5.185 तुम्हारा के जी मोल इनवर्स जितना भी आएगा वो सब छोड़ दो, मतलब 0.5 यूनिट देख लेना, मतलब तो ठीक है। मतलब देखना ही क्या है, ये तो मतलब ये देखो तुम्हारा केजीज में था और ये था तुम्हारा मोल्स में। तो तुम्हारा इसमें से मोल के जी इनवर्स तो गया। तो इसमें से तुम्हारा 0.42 तुम्हारा केल्विन पे था। तो तुम्हारा क्या आएगा, केल्विन के जी मोल इनवर्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका बाद बोला है स्टेटमेंट सेकंड में, वही ना, सॉल्यूशन ऑफ 0.53 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट इज द इन द सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना होता है, 0.75, और मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकंड। तो तुम्हारा सेकंड पार्ट के लिए क्या है, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो तुम्हें मोलालिटी निकाल लो, मोलालिटी डेल टी बी बाई के बी। डेल टी बी कितना है, 0.75, सीधा बोल दे यार। और केबी तुम्हारा कितना होगा, और सॉल्वेंट तुम्हारा सेम है, सॉल्वेंट अगर सेम है तो केबी दोनों में तुम इक्वल यूज कर सकते हो, मतलब 5.185। तो अगर ये है तो 0.75 डिवाइडेड बाई 5.185 इतना आ रहा है 0.1446, 0.145 लिख लो, ठीक है। ये आ रहा है तुम्हारा मोलल। ये अगर मोलालिटी है तो इसका 0.145 इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स भाई तुम्हारा इक्वल, और सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट बोला है, सेम मास ऑफ द सॉल्वेंट बोला है, नंबर ऑफ मोल्स बाई 60/1000 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स को तुम कैसे लिख सकते हो, एन बाई और नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर वेट मतलब एम बोला है, ठीक है, एन बाई एम ही बोला है ना। अच्छा, सॉल्यूशन बोला है 0.53 ग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टोटल मास ऑफ द एम 0.53 है। तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.145 इंटू 6/100 इज इक्वल टू 0.53 बाई एम। तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट एम इज इक्वल कितना आएगा, 0.53/6 इंटू 100/0.145। यही आ रहा है सीधा फंडा। तो एम इज इक्वल टू कितना आएगा, 53/6 इंटू 0.145। तो 6 इंटू 0.145 कितना होता है, इंटू 6 करोगे तो 0.867। 53 डिवाइडेड बाय 0.867 आता है 61। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर 61 आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लेना, मतलब मेरा तो 61.1 आया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट लगभग 61 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 61 मोल के जी इनवर्स। सिक्स वाला हो गया। अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन छूटा था। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर एट 273 केल्विन आर 2.03। तो तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट जो बोला है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि हेनरीज कांस्टेंट जो होता है, हेनरीज कांस्टेंट के एच का फॉर्मूला क्या होता है, के एच इज इक्वल टू पी ए वाई एक्वा सोल्यूशन, जो कि है वाई ए। यही होता है। और तुम्हारा दो लोग है तो मतलब ये सिंपल फंडा है ना, ए बी के लिए तुम खुद कर लियो। तो ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए के ऑक्सीजन हेनरीज कांस्टेंट क्या बोला है, 2.03 इंटू 10⁸ पास्कल। और तुम्हारा नाइट्रोजन के लिए बोला है 5.07 इंटू 10⁸ पास्कल। कोई दिक्कत नहीं। अब ना ये बोला है कि ये 273 केल्विन में क्या होता है, वाज इक्विलिब्रेटेड विथ 21% ऑक्सीजन एंड 79% ऑक्सीजन। अब बोला है कि मान लो कि तुम्हारा ये जो 1 atm प्रेशर है, 1 atm को ना तुम डिवाइड कर लो, 1 atm को 1 atm को तुम डिवाइड कर लो, 1 atm में मतलब लगभग क्या रहेगा, 0.21 एटीएम किसके लिए रहेगा, ऑक्सीजन के लिए रहेगा। और तुम्हारा 0.79 एटीएम किस लिए रहेगा, नाइट्रोजन के लिए रहेगा। अब ना मैं भूल गया, लगभग वो 10⁻⁷ तो आता है, मगर फिर भी वो 1.013 ऐसा कुछ रहता है। मैं देख लेता हूँ, एटीएम टू बार कन्वर्ट करने का। एटीएम टू बार 1 atm होता है 1.013 बार, हाँ, 1 atm होता है 1.013 बार। और सॉरी, पास्कल में कन्वर्ट कर, 1 atm टू पास्कल।
1 ATM 10 मतलब तुम्हारा आएगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मतलब हाँ वाट टू पास्कल लेने में 10 टू द पावर 5 लगता है तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया पास्कल में इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल में यही तो है फॉर्मूला। तो 0.21 एटीएम का अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है तो तुम्हारा प्रेशर तुम्हारा 102 इन मतलब तुम्हारा बोला है कि डिजॉल्व गैस बोला है तो डिजॉल्व गैस के लिए तुम्हारा क्या निकालना है डिजॉल्व गैस के लिए वाई ए निकालना है वाई वाई ऑक्सीजन निकालना है वाई ऑक्सीजन क्या होता है पी ए बाई के ओ टू। अब के प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 0.21 एटीएम मतलब 0.21 एटीएम को तुम कन्वर्ट कर दो पास्कल में मतलब 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और इसके किससे डिवाइड करोगे डिवाइड करोगे ऑक्सीजन का जो हेनरीज कांस्टेंट था ऑक्सीजन के लिए मतलब 2.03 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। इसको जब तुम करोगे इसका वैल्यू कितना ही आएगा 0.1 इंटू 1.013 हो गया इंटू 10 टू द पावर 5 ये आ रहा है 21273 डिवाइडेड बाई 2.03 ये 2.03 करोगे तो ये किसमें होगा 2.03 हाँ 2.03 है ना हाँ 2.03 एक सेकंड हाँ 2.03 हाँ ये डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8 ये तुम्हारा आया 1.04 इंटू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 ठीक है। और तुम्हारा वाई ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा वाई ऑफ अगर हाँ नाइट्रोजन बोलो तो वाई ऑफ नाइट्रोजन के लिए तुम्हारा 0 पॉइंट ये भी 0.21 नहीं ये तुम्हारा आएगा 0.79 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई तुम्हारा 2.03 नहीं तुम्हारा होगा 5.07 इंटू 10 टू द पावर 8 ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है एक सेकंड तुम्हें निकालना है डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज पूछा है नाइट्रोजन परसेंटेज पूछा है तो वाई ऑफ ऑक्सीजन बाई वाई ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो वाई ऑफ ऑक्सीजन बाई वाई ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा ये दोनों तो इक्वल आ रहा है ना और 10 टू द पावर 8 भी 10 टू द पावर 8 इक्वल है तो इसका ऐसे कर लो ना 0.21 बाई 2.03 और डिवाइडेड बाई होगा मतलब ये ऊपर चला जाएगा 5.07 बाई 0.79 ये कर लो बात खत्म है। तो 21 बाई एक 21 इंटू 507 डिवाइडेड बाई तो 203 डिवाइडेड बाई 79 तो तुम्हारा आ रहा है 0.066 0.06 ये आ रहा है। और परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन और नाइट्रोजन पूछा है तो इसको तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको +1 करके जो भी है मतलब इसको तुम प्लस वाइट ऑक्सीजन प्लस N2 कर लो तो ये कितना आएगा 1 प्लस 0.66 इजिकल टू 1.66 आएगा। और सीधा तुम्हें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो नाइट्रोजन का कितना है वाई ऑफ नाइट्रोजन बाई 1.66 मतलब तुम्हारा कितना आ रहा है नाइट्रोजन का ज्यादा है नाइट्रोजन का ज्यादा है तो ये 1/1.66 है वाई बाई 1.66 कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई प्लस हमारा 0.6 आ रहा है तो 60% आ रहा है तो इसका जो परसेंटेज आएगा ये 60% आएगा ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है 60%। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन ये तुम्हारा जितना भी टोटल 18 क्वेश्चंस था ये मैंने आज का कर लिया तो अल्टीमेट मॉक टेस्ट नंबर 5 ये तो आज अपलोड हो जाएगा मतलब आज ही 8 बजे अपलोड हो जाएगा 8 बजे अपलोड करूंगा मतलब 2 घंटे बाद ठीक है। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट मॉक टेस्ट नंबर 5 ये खत्म हो गया। अगर मतलब सीधी बात है अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। और तुम्हें मतलब हाँ थोड़ा सा गलती हो सकता है क्योंकि मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ ना मतलब इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं वीडियो बनाऊं वीडियो में थोड़ा सा मतलब पिछले वीडियो में भी एक अपलोड गलती हो गया था तो कमेंट सेक्शन एक बार अच्छे से चेक कर लेना क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता क्योंकि ये रॉ वीडियो मैं डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ कि तुम भी देख सकते हो मैं पानी पी रहा हूँ वो भी मैं कट नहीं सकता मतलब उतना एडिटिंग स्किल्स है मगर उतना टाइम नहीं है सीधी बात है। तो मैं थोड़ा रॉ वीडियो अपलोड करता हूँ तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लेना खुद के हिसाब से थोड़ा सा गलती हो तो वो सुधार लेना मतलब खुद तुम्हें खुद भी तो जेई एडवांस का प्रिपरेशन ले रहे हो ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो तो वो खुद से देख लेना। मतलब इमेजिन करता हूँ मैं कुछ कोई गलती तो नहीं होगा मतलब उतना तो भरोसा है खुद के ऊपर। तो और ज्यादा से ज्यादा मैं जो बोल देता हूँ कि एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। मतलब अभी ना अभी से जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लो और हर जैसे मैं हर वीडियो के एंड में बता देता हूँ कि एक बार ना तुम एक काम करो कि तुम्हारा जो नोट्स होता है ना वो सबसे ऊपर होता है नोट्स भगवान के हिसाब से होता है।
नोट्स जो तुमने इतने सालों से बनाए, जो भी 1 साल के जो भी ड्रॉपर है, जो कि 2 साल का है, जो कि 3 साल का है, कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा नोट्स है, वो नोट्स तुम इतने दिनों से, इतने मेहनत से बनाए हो ना, खुद के रिटन हैंडराइटिंग है ना, तो वो खुद से ट्राई करो। वो खुद से जब तुम ट्राई करोगे ना, वो तुम्हें खुद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो वो खुद कर लो, वो बेटर रहेगा। और जितना हो सके मॉक टेस्ट दो। मतलब सीधी बात है, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मतलब सीधी बात है, अच्छे से जेईई एडवांस का तैयारी करो। और हाँ, एक बात मुझे बताना था, जो कि ये एक इंस्टाग्राम रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब मेरा लिए नहीं, जो कि इस बार मतलब जो भी है तुम्हारा राजस्थान कोटा में जो फेमस है, जो तुम्हारा एडटेक कंपनी, उसमें से जो एआईआर वन आया है, उसका नाम मुझे भूल गया हूँ। देखो, उसको लेके ना मतलब बहुत ट्रोल हो रहा है, मतलब सीधी बात है, उसका जो मतलब वो उसका जो डांसिंग सेंस है, उसका डांसिंग सेंस कुछ नहीं है। मतलब लोग इंस्टाग्राम में आके वाहियात-वाहियात चीज़ें बोल रहे हैं कि उसका डांसिंग सेंस कुछ नहीं है, सीधी बात है। मतलब रोबोट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कुछ नहीं है डांसिंग सेंस। हाँ, मैं मानता हूँ उसका डांसिंग सेंस नहीं है, भाई पढ़ते-पढ़ते बंदा पागल हो गया है, उतना नहीं करना है। मैं जैसे ये एक स्टेटमेंट दे रहा है लोग में उतना नहीं जानना होता है कि एक जेईई का प्रिपरेशन अच्छा हुआ मैंने एआईआर 1 ले लाया। भाई उस बंदे में टैलेंट था, उस बंदे ने टैलेंट लेके एआईआर 1 किया है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका 2 पर्सपेक्टिव है, ठीक है? देखो, उस बंदे को डांसिंग नहीं आता, उसको उसको देख के लग रहा है कि उसका शक्ल से वो बहुत ज़्यादा मतलब बंदे का मतलब पूरा एन्जॉयमेंट कुछ मतलब अलग ज़ोन में चला गया। ये एक स्टेटमेंट तुम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर प्रिपरेशन लो, ऐसे प्रिपरेशन लो कि लाइफ को भी एन्जॉय कर सको, ये भी एन्जॉय कर सको। अब जो बंदे ना कमेंट सेक्शन में आके वाहियात-वाहियात चीज़ें लिख रहे हैं, उन लोगों को मैं एक बार बताना सकूँ, यूट्यूब में सर्च सर्च करते हैं ना मोड इंडिगो, रेंदेवो ऐसे-ऐसे ना पेस्ट के बारे में एक बार सर्च करो। जब तुम वो बंदा आईआईटी में जाता है ना, वो आईआईटी में जाने के बाद जो फेस्ट अटेंड करते हैं ना, तुम लोग 10 लाख पैसे भी दे दो ना, वो फेस्ट अटेंड नहीं कर सकते, सीधी बात है। और एक बंदा जब उसने जाके ना उसने उसने अपनी मम्मी को स्टेज में बुलाया ना कि उसका मम्मी जो डांसर बनना चाहता है उसका मम्मी इतना सुंदर है उसका मम्मी और इतना अ, उसका ड्रेसिंग से स्टाइल है वो जब उसके बेटे के सामने आता है और बेटे के सामने वो मतलब तुम देख रहे हो पूरा दुनिया उसके मम्मी को देख रहा है मतलब इतना प्राउडनेस फील कब होता है मतलब एक बंदा एक मम्मी को इतना ज्यादा प्राउड फील करा रहा है इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है तो भाई ट्रोल करने से पहले ना मतलब बंदे को कुछ नहीं आता तो एक बार थोड़ा सा सोच लियो इस पर्सपेक्टिव का व्यू से भी मतलब मैं मेरा पर्सपेक्टिव व्यू दे रहा हूँ मतलब वो तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट होता है मगर किसी को ट्रोल करने से पहले खुद के ऊपर मतलब खुद को देख लो कि तुम खुद क्या किए हो मम्मी के लिए उस बंदे ने तो पूरा वर्ल्ड के सामने उसको प्राउड फील करा दिया तो तुम अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी को ट्रोल करने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता जो भी है मतलब इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं था तो मैंने जस्ट ऐसे ही बताया तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो और थोड़ा-सा शेयर भी कर देना क्योंकि ये 5th मॉक टेस्ट है मतलब थोड़ा-सा एक-एक मॉक टेस्ट में अगर मैं चाहता था कि 200 प्लस व्यूज़ आए तो 100 प्लस व्यूज़ आया मतलब ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और थैंक यू टू ऑल कि मेरा 100 सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया। तो इसलिए बहुत-बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 6 लेके और ठीक है, चलो आज के लिए भाई इतना ही। थैंक यू। ओके बाय।